आज बिहार से एक ऐसी खबर आई जिसने प्रदेश का सियासी पारा बहुत गर्मा दिया। सीतामढ़ी के नए नए सांसद देवेश चंद्र ठाकुर ने अपने स्वागत समारोह में मुस्लिमों और यादव समाज के लोगों को लेकर एक बयान दिया और इस बयान पर सियासी तूफान खड़ा हो गया। सवाल उठ रहे हैं कि क्या जेडीयू सांसद का यह बयान प्रदेश की बदलती सियासी तस्वीर की गवाही दे रहा है। असल में देवेश चंद्र ठाकुर को चुनाव में उम्मीद के मुताबिक मुस्लिम और यादवों का वोट नहीं मिला। कारण जो भी रहा हो, लेकिन क्या कोई जनप्रतिनिधि चुनाव में जीत के बाद सार्वजनिक तौर पर यह कह सकता है कि तुमने मुझे वोट नहीं दिया तो मैं तुम्हारा काम नहीं करूंगा। चाय पीजिए, मिठाई खाइए, काम के बारे में मत बोलिए, मैं आपका काम नहीं करूंगा। पहली बार लोकसभा का चुनाव जीतकर सांसद बने जेडीयू के देवेश चंद्र ठाकुर का ये बयान न सिर्फ वायरल हो गया है, बल्कि इस बयान पर सियासी विवाद भी छिड़ गया है। मेरे यहाँ 20 साल 25 साल से व्यक्तिगत कामों में सबसे ज्यादा व्यक्तिगत काम अगर हुआ है इसी दो समाज का हुआ। तीर दबा, अगर मेरे लिए आप तीर दबाते तो आपको उस तीर में नरेंद्र मोदी का चेहरा दिखाई देता, इसलिए आपने लालटेन दबाया। तो अगर यही बात है तो मैं आपके काम करते वक्त आपके चेहरे पे लालटेन और लालू जी का चेहरा क्यों नहीं देखूं? चुनाव में जीत के बाद जनता का धन्यवाद जताने का कार्यक्रम सीतामढ़ी में रखा गया था और उसी कार्यक्रम में देवेश चंद्र ठाकुर ने ये बयान दिया। बाद में एबीपी न्यूज से बात करते हुए कह दिया कि जो कहा सही कहा। आप ये कैसे कह सकते हैं कि ये जाति के लोगों ने हमें वोट नहीं किया इसलिए अब हम उनका काम नहीं करेंगे? क्यों नहीं कह सकते हैं? आप आते हैं और मैं अंधे के जैसे न देखता हूं आप कौन हैं, किस समाज के हैं, मेरे मतदाता हैं कि नहीं। ये है 25-30 साल से कर रहा हूं और जब चुनाव का समय आया तब आप मेरा तीर छाप पर आपको नरेंद्र मोदी दिखने लगा। काम नहीं करूंगा, सरेआम कहा है, दर्जनों बार कहा है, आगे भी कहूंगा। लेकिन जब काम करना है तो एक तरफा कैसे चलेगा? जिंदगी में पहली बार आया हूं मैं आपके पास, जिंदगी में। आरजेडी के नेता कह रहे हैं देवेश जी पर बीजेपी का रंग चढ़ गया है। उनसे इस तरह के बयान की उम्मीद नहीं थी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इस तरह की बात देवेश चंद्र ठाकुर जी कह सकते हैं। मित्र का संस्कार आ गया हो, भारतीय जनता पार्टी में ये जुड़ गए हैं, तो भारतीय जनता पार्टी तो बराबर जात की राजनीति करती है, धर्म की राजनीति करती है। इसलिए इस तरह का वक्तव्य ये उनके मानसिकता में भारतीय जनता पार्टी की कहीं न कहीं संस्कार आ गया और वो संस्कार के कारण वो इस तरह का वक्तव्य दे रहे हैं। आदरणीय देवेश चंद्र ठाकुर जी ने जो बातें कही है ये ठीक है, उनका ये आक्रोश है, लेकिन अब वो सीतामढ़ी के माननीय सांसद हैं। समाजवादी विचार के लोगों को इस तरह की सोच नहीं रखनी चाहिए। बीजेपी के साथ भले हों, लेकिन अब बीजेपी के रंग में नहीं रंगना चाहिए। वैसे कांग्रेस खुलकर बयान का विरोध कर रही है और इसे लोकतंत्र विरोधी बयान बता रही है। जेडीयू किसके साथ है? भारतीय जनता पार्टी के साथ। तो जाहिर है कि उनका प्रभाव, भारतीय जनता पार्टी का प्रभाव इन पर भी पड़ेगा। पूरे सोशल मीडिया पे जब से रिजल्ट आए हैं लगातार हम ये मुहिम एक तरह से देख रहे हैं कि मुसलमानों ने हमें वोट नहीं दिया, बीजेपी को उनके काम नहीं करने चाहिए, उनके लिए प्रधानमंत्री को कुछ नहीं करना चाहिए। ये मानसिकता कोई लोकतांत्रिक मानसिकता तो है नहीं, संविधान सम्मत मानसिकता तो है नहीं। सीतामढ़ी लोकसभा सीट पर देवेश चंद्र ठाकुर को 5,15,000 वोट मिले, जबकि आरजेडी के अर्जुन राय को 4,64,000 वोट मिले। करीब 51,000 वोट से देवेश चंद्र ठाकुर जीते हैं। बिहार की राजनीति में एमवाई यानी मुस्लिम यादव दोनों ही आरजेडी का वोट बैंक रहा है। लोकसभा चुनाव हो या फिर विधानसभा चुनाव, दोनों ही चुनाव में महागठबंधन के उम्मीदवारों को इनका वोट मिलता रहा है। देवेश चंद्र ठाकुर के खिलाफ में यादव जाति के उम्मीदवार थे, लिहाजा यादव और मुसलमानों का वोट थोक के भाव मिला। देवेश चंद्र ठाकुर के इस बयान को लेकर पार्टी उनके साथ खड़ी है। जिन लोगों का हमने काम किया है
जिनकी सेवा की है, जिनकी मदद की है, अगर वह भी मेरे साथ खड़ा नहीं होगा तो मन के अंदर तो पीड़ा होगा। आखिर कारण क्या है? कोई जाति में के कारण आपके मन के अंदर भाव है, क्योंकि काम के आधार पर तो आप वोट नहीं दे रहे हैं। तो ये जो जाति का जहर जो जिन लोगों ने डाला, जिसने समाज के एक तबके को अलग थलग करने की कोशिश की है, यह दुर्भाग्यजनक है और स्वाभाविक पीड़ा है। हम भी काम किसी का करेंगे, वो हमको वोट नहीं देता है तो मन में तो पीड़ा होती है। इस लोकसभा चुनाव में जाति की राजनीति का सिक्का खूब चला। यहाँ तक कि सीतामढ़ी लोकसभा क्षेत्र में कुशवाहा जाति का वोट पूरी तरह जेडीयू उम्मीदवार को नहीं मिला। इसकी खींच भी देवेश चंद्र ठाकुर ने निकाली। कुशवाहा समाज अचानक क्यों कट गया? क्यों कटा? कुशवाहा इसलिए नाराज, इसलिए खुश हो गए कि आदरणीय लालू जी ने 7 टिकट उनको दे दिया था। सीतामढ़ी में आपको क्या फर्क पड़ता उसका? आप उससे जाते काम करवाने मेरे पास आएंगे कुशवाहा में, कहूँगा जाइए जरा, जो 7 में से जीते हैं वही जाइए काम करने अपना। कल 2 लोगों को पैसा लगेगा। आपको भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री है आपकी पार्टी के, माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी केंद्रीय मंत्री बनते। देवेश चंद्र ठाकुर सुलझे हुए नेता है। बात विचार से लेकर जनता के बीच में उनकी मौजूदगी रहती है। ऐसे में उनका ये बयान बेहद चौंकाने वाला था। देवेश चंद्र ठाकुर ही पहले ऐसे नेता थे जिनके उम्मीदवारी का ऐलान गठबंधन से होने से पहले ही नीतीश कुमार ने कर दिया था। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर देवेश चंद्र ठाकुर ने ऐसे बयान दिए क्यों? हमने देवेश चंद्र ठाकुर की नाराजगी की वजह के बारे में जब जानकारी जुटाई तो मालूम चला कि देवेश चंद्र ठाकुर को यादव बहुल परिहार विधानसभा में आरजेडी से करीब 5,500 कम वोट मिले, जबकि यादव मुस्लिम और कुशवाहा बहुल सीतामढ़ी शहरी विधानसभा क्षेत्र में महज 2,000 वोटों की मामूली बढ़त मिली। इसके अलावा बाजपट्टी और सुरसंड विधानसभा में भी व्यक्तिगत संबंध के आधार पर जिस वोट की उम्मीद लगाए देवेश चंद्र ठाकुर बैठे थे, वो वोट उन्हें नहीं मिला। ब्राह्मण जाति से आने वाले देवेश चंद्र ठाकुर सांसद बनने से पहले बिहार विधान परिषद के सभापति थे। पिछले 2 दशकों से लगातार तिरहुत स्नातक क्षेत्र से विधान परिषद के सदस्य हैं। नीतीश कुमार की कोर टीम के सदस्य भी रहे हैं। सीतामढ़ी से सांसद बने देवेश चंद्र ठाकुर ने अर्जुन राय को हराया, जो यादव जाति से आते हैं। अब आपको सीधे पटना लिए चलते हैं अपने वरिष्ठ सहयोगी प्रकाश कुमार के पास और इनसे जानेंगे कि आखिर देवेश चंद्र ठाकुर ने जो बयान दिया है उसका भविष्य की राजनीति पर क्या असर पड़ सकता है, क्योंकि अब बिहार में फील्डिंग विधानसभा चुनाव के हिसाब से हो रही है। देखिए विवेक, एक तरफ लालू यादव तैयारी कर रहे हैं कि बिहार विधानसभा के चुनाव से पहले कैसे अगड़ी और पिछड़ी जाति के बीच में एक खाई पैदा की जाए और पिछड़ी जाति को, दलित को एक साथ लाया जाए, जिसकी कोशिश तेजस्वी यादव ने इस लोकसभा चुनाव में भी की थी। पर अब ये सवाल उठता है कि आखिर वो कौन सी वजह हो सकती। तो ऐसे में ये भी कहा जा सकता है कि कुछ इलाकों में जहां पर यादव मुस्लिम का दबदबा है, वहां पर बाकी वोटरों को, जो नीतीश कुमार ने एक तरह से सोशल इंजीनियरिंग की थी, नीतीश कुमार ने पिछड़ों में अति पिछड़ा बनाया, दलितों में महादलित बनाया, जिसका फायदा नीतीश कुमार को गजब हुआ था 2010 के चुनाव में। और तब से लगातार ये कहा जा रहा है कि अति पिछड़ी जाति और महादलित नीतीश के साथ है। तो ऐसे में यादव और मुस्लिम को सेग्रीगेट करके, ये बता करके कि देखिए ये हमारे साथ नहीं आ रहे हैं, तो जेडीयू के नेताओं को इसका क्या फायदा मिल सकता है, ये तो समय बताएगा, लेकिन ये कोशिश है। हालांकि बीच में बीजेपी है। बीजेपी के सामने मुश्किल ये है कि उसका कहना है कि वो सब जातियों को साथ लेकर के चलते हैं। तो ऐसे में यादव को अलग करना उनके लिए ठीक नहीं होगा। कई यादव जो हैं वो जीत करके आते हैं। तो नीतीश कुमार का रुख क्या होता है इस बयान पर, ये देखना दिलचस्प होगा। पर यह ज़रूर है कि मामले की तहकीकात अगर की जाएगी तो कहीं ना कहीं वोट बैंक की राजनीति है, और जिस राजनीति के तहत जेडीयू एक तरह से सामने आके, फ्रंट फुट पर आके खेल रही है। विवेक, ठीक है, इस अहम जानकारी और विश्लेषण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रकाश। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। देश में अरबपतियों की संपत्ति को लेकर एक रिसर्च रिपोर्ट आई है। इस रिपोर्ट को लेकर लालू यादव ने मोदी सरकार को घेरा है और देश में संपत्ति को लेकर गैर बराबरी का दावा किया है। बीजेपी लालू यादव के दावे पर सवाल उठा रही है, तो जेडीयू कह रही है कि लालू ने तो सिर्फ अपनी संपत्ति बनाई है, समाज को क्या दिया। जिस रिपोर्ट को लेकर राजनीति हो रही है, उस रिपोर्ट की पूरी कहानी प्रकाश कुमार की इस रिपोर्ट में आपको समझनी चाहिए।
जो है लालटेन जो है माई की पार्टी है। माई के साथ साथ बाप की भी पार्टी है। बाप की पार्टी कैसे है? लोकसभा चुनाव के दौरान ओबीसी, जातीय जनगणना, आरक्षण और संविधान जैसे शब्द प्रचार में खूब उछाले गए। की बात होगी, जहाँ विकास की बात होगी, जहाँ उत्थान की बात होगी। अब चुनाव खत्म होने के बाद एक ऐसा आंकड़ा सामने आया है जिसके दावे ने देश की जातीय सियासत को गरमा दिया है। वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि साल 2022 में फोर्ब्स मैगजीन की अरबपतियों की लिस्ट में हिंदुस्तान में जितने अरबपतियों के पास संपत्ति है, उनमें से सामान्य वर्ग के अरबपतियों के पास 88% संपत्ति, जबकि ओबीसी अरबपतियों की हिस्सेदारी 9%, एससी अरबपतियों की हिस्सेदारी 3% की थी। अरबपतियों वाली इस रिपोर्ट को लालू यादव ने अपना सियासी मुद्दा बना दिया है। लालू यादव ने इस आंकड़े को डरावने वाले बताते हुए कहा है कि इस रिसर्च ने देश में सामाजिक और आर्थिक गैर बराबरी को उजागर किया है। इतना ही नहीं, लालू यादव नरेंद्र मोदी सरकार पर आरोप लगा रहे हैं कि पिछले 10 वर्षों में नरेंद्र मोदी की सरकार ने ओबीसी, एससी और एसटी के व्यवसायियों को टारगेट कर खत्म करने की कोशिश की है। सोशल मीडिया पर लालू लिख रहे हैं कि जब तक ओबीसी, एससी, एसटी और उच्च जाति के गरीब लोग बीजेपी की भक्ति, धर्मांता और नफरत बोने वाले दंगाइयों को अपना नेता मानेंगे तो ये आंकड़े और भी बदतर होते जाएंगे। विगत 10 सालों में इन्होंने आपको यानी ओबीसी, एससी, एसटी को धर्म और छद्म राष्ट्र के बनावटी मुद्दों और बहसों में उलझाकर अपनी सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक सत्ता को और अधिक सुदृढ़ और सुनिश्चित किया है। ये लोग धूर्तता के साथ ओबीसी, एससी, एसटी को सांकेतिक और दिखावटी प्रतिनिधित्व देकर इतिश्री कर देते हैं ताकि देश की ये बहुसंख्यक आबादी अपने अधिकारों की वाजिब मांग न कर सके। वैसे इस रिपोर्ट के बारे में समझने वाली बात यह है कि ये रिपोर्ट ना ही मिडिल क्लास और ना ही लोअर क्लास के लिए है, बल्कि उन अरबपतियों की संपत्ति की जातीय हिस्सेदारी को लेकर रिपोर्ट छापी गई है। ऐसे में लालू यादव का ये बयान अब राजनीतिक रंग ले लिया है। जेडीयू के नेता कह रहे हैं कि लालू ने तो सिर्फ अपने परिवार के लिए काम किया है। नीतीश कुमार ने बतौर मुख्यमंत्री असमानता कम करने की दिशा में काम किया है। अरे भाई, बिहार में जाति सर्वे हुआ तब ना पता चला कि लालू यादव को 43 बीघा 12 कट्ठा 16 दूर जमीन है। कि मान्यवर लालू प्रसाद जी चुनाव लड़ने के अयोग्य हो चुके हैं, लेकिन जाति का जहर इतना घुला हुआ है। अरे फोर्ब्स पत्रिका के जिसकी बुनियाद पर वह कह रहे हैं आप, उसमें यह कहा जा रहा है कि करोड़पतियों की संख्या घटी है। भाई तो सबका जमीनमा लिखवा लेते हैं आप, नौकरी के नाम पर कटेगा नहीं। बीजेपी के नेता ये भी कह रहे हैं कि लालू को जब मौका मिला तो सिर्फ अपने और अपने परिवार का भला किया और किसी के बारे में सोचा तक नहीं। लालू जी वोट बैंक की राजनीति करते हैं और अब इनका वोट बैंक संकुचित नजर आ रहा है। और जिस तरीके से तमाम ढिंढोरा पीटने के बाद 4 सीटों पर सिमट गई आरजेडी, तो पिछड़ा, अगड़ा और तमाम तरह के हथकंडे और जुगत भिड़ाने में लगे हैं। जंगल राज की स्थिति तो इसीलिए कही जाती है कि राजनीति सामाजिक न्याय के नाम पर और किया पारिवारिक न्याय, और ढिंढोरा आम जनता को प्रोवोक करके सिर्फ वोट बैंक बना करके यादवों को, दलितों को, पिछड़ों को वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया। वैसे बीजेपी आधिकारिक तौर पर रिसर्च में किए गए दावे का खंडन कर रही है और ये कह रही है कि लालू यादव जिस डेटा का जिक्र कर रहे हैं वो सरकारी डेटा नहीं है। लालू जी ने अपने कार्यकाल में रिसर्च, शोध, पढ़ाई लिखाई पे कितना ध्यान दिया, और उनके अपने शब्द हैं कि आईटी वाईटी क्या होता है, रिसर्च क्या होता है, पहली बात। दूसरा, ऐसा कोई भारत सरकार का डेटा नहीं है, ऐसा कोई आधार नहीं है, ऐसा कोई यूनिवर्सली एक्सेप्टेड ट्रूथ नहीं है कि किसके पास कितनी संपत्ति है। ये लोग इसका हवाला ज़रूर देते हैं, लेकिन हमें लगता है कि इस पर एक मौलिक अध्ययन हो, उसके बाद टिप्पणी हो, तब उसमें कुछ सार्थकता नजर आएगी। उधर कांग्रेस अब मांग कर रही है कि पूरे देश में जातीय जनगणना होनी चाहिए।
पूरे चुनाव के दौर में राहुल जी ने हर जगह जा जाकर इस बात को कहा कि जातीय जनगणना हमारी सरकार आएगी तो हम तुरंत कराएंगे। ये झूठ और जुमला, इस पर अब देश नहीं चलने वाला। इसीलिए यह आवश्यक है कि जातीय जनगणना होना चाहिए। लालू जी ने जो बयान दिया है, हमारा ये कहना है कि आप जातीय जनगणना हो जाने के बाद पता चल जाएगा दूध क्या है और पानी क्या है। लोकसभा के चुनाव के दौरान पक्ष और विपक्ष दोनों ने जाति की घनघोर राजनीति की। यूपी और बिहार जैसे राज्यों में जाति की राजनीति का जबरदस्त ध्रुवीकरण देखने को मिला। तेजस्वी यादव ने मुंगेर की सभा में पिछड़े दलितों और अल्पसंख्यकों को एक साथ आने की अपील की थी। ये अलग बात है कि ये मुद्दा चल नहीं पाया और तेजस्वी फेल कर गए, लेकिन एक बार फिर से लालू यादव इस मुद्दे को हवा देकर जातीय राजनीति को हवा देने में जुट गए हैं, क्योंकि आगे बिहार विधानसभा का चुनाव है। अब लालू यादव देश के अरबपतियों की संपत्ति को आम लोगों की संपत्ति से जोड़कर अपना सियासी फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि लालू यादव को अगड़े पिछड़ों की राजनीति सूट करती है। लिहाजा वो इसे मुद्दा बनाकर अपने वोट बैंक को साधने की कोशिश में जुटे हैं। और इस वक्त की एक बड़ी खबर जानिए। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर पार्टी की बड़ी बैठक हो रही है। इसमें कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी मौजूद हैं। माना जा रहा है कि राहुल गांधी की सीट, नेता विपक्ष के मुद्दे पर चर्चा होगी और फैसला भी होगा इस बैठक में। बैठक में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, केसी वेणुगोपाल भी शामिल हैं और उसी बैठक की तस्वीर जो है वो हम आपको दिखा रहे हैं। जैनेंद्र, हम मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ गए हैं। जैनेंद्र, और क्या अहम फैसले होने वाले हैं इस बैठक में? करीब 1 घंटे से ये बैठक चल रही है विवेक। गांधी परिवार की कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल भी बैठक में मौजूद हैं। उम्मीद की जा रही है कि अब से कुछ देर में ये बैठक खत्म होगी और ऐलान कांग्रेस की तरफ से किया जा सकता है कि राहुल गांधी कौन सी सीट रखने वाले हैं और कौन सी सीट छोड़ने वाले हैं। चूंकि वो केरल की वायनाड और उत्तर प्रदेश की रायबरेली दोनों सीटों से उन्होंने जीत दर्ज की है और पूरी संभावना है कि वो रायबरेली सीट रखेंगे और वायनाड सीट छोड़ेंगे। और तब ये सवाल खड़ा हो जाएगा कि वायनाड से उम्मीदवार कौन होगा, जिसके बारे में संभावना जताई जा रही है कि प्रियंका गांधी वहां से लड़ सकती हैं। हालांकि अब तक इसको लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं है। इसके अलावा नेता विपक्ष इस बार कांग्रेस को मिलने वाला है वो पद, क्योंकि कांग्रेस ने इस बार 2 लोकसभा चुनाव के बाद तीसरी बार इतनी संख्या पाई है कि उनके पास अब नेता विपक्ष आधिकारिक तौर पर हो सकता है। मांग है कांग्रेस के अंदर से कि राहुल गांधी नेता विपक्ष की जिम्मेदारी संभालें। इसको लेकर के भी माना जा रहा है कि जो बैठक चल रही है उसमें चर्चा हो सकती है। तो राहुल गांधी को लेकर 2 अहम फैसले, एक कि वो कौन सी सीट रखेंगे, दूसरी कि नेता विपक्ष की जिम्मेदारी वो संभालेंगे या नहीं। इन बातों पर चर्चा हो रही है। हालांकि इसकी संभावना कम है कि नेता विपक्ष को लेकर ऐलान आज हो जाए, लेकिन इस बात की पूरी संभावना है कि अमेठी रायबरेली या वायनाड में से कौन सी सीट राहुल रखने वाले हैं, कौन सी छोड़ने वाले हैं, उसका ऐलान अब से कुछ देर बाद मीटिंग खत्म होने के बाद कर दिया जाएगा। क्योंकि 18 जून तक नियमतः नतीजों के 14 दिनों के अंदर उम्मीदवार को यह बताना होता है, अगर वो 2 सीटों से जीतता है, कि कौन सी सीट वो रखेगा, कौन सी छोड़ेगा। वो मियाद कल पूरी हो रही है, तो राहुल गांधी को कल तक ये सूचना देनी है। ऐसे में अब से कुछ देर में कांग्रेस पार्टी की तरफ से आधिकारिक तौर पर ऐलान कर दिया जाएगा कि राहुल कौन सी सीट छोड़ने वाले हैं। पूरी संभावना है कि वो रायबरेली रखेंगे, वायनाड छोड़ेंगे। हालांकि सस्पेंस बस इतना बचा है कि क्या अंत में कोई ट्विस्ट राहुल के मन में है या नहीं है। तो थोड़ी देर और इंतजार और इसके बाद साफ हो जाएगा कि राहुल की सीट इस बार कौन सी रहने वाली है। इसी ट्विस्ट के लिए हमें आधिकारिक बयान का इंतजार करना पड़ेगा। जैनेंद्र, आप हमारे साथ बने रहिए। तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी कल पहली बार वाराणसी के दौरे पर जा रहे हैं। यहां किसान सम्मान निधि की अगली किस्त वो जारी करेंगे। तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी आ रहे हैं और ये तैयारी उन्हीं के स्वागत के लिए हो रही है। ये देखिए, ठीक हमारे पीछे मंच है जिसकी तैयारियां पूरी तरीके से अंतिम रूप में चल रही है। उसके ठीक आगे जो वीवीआईपी कुर्सी है, मीडिया के लिए कुर्सी है, वो लग चुकी है। और यहां से ही प्रधानमंत्री मोदी तीसरी बार सांसद चुनने के बाद वो पहली बार काशी आगमन पर लोगों को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी तीसरी बार सांसद और प्रधानमंत्री बनने के बाद जब कल वाराणसी आएंगे तो काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन और पूजन भी करेंगे। प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए विश्वनाथ मंदिर को फूलों से सजाया जा रहा है। मंगलवार को पीएम मोदी यहां एक बड़े कार्यक्रम में भी शामिल होंगे, जहां से वो देश भर के किसानों को 20,000 करोड़ की पीएम किसान सम्मान निधि की 17वीं किस्त जारी करेंगे। फिलहाल दौरे को लेकर पूरे शहर को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है। साफ सफाई का काम भी जोरों पर है। तो तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
अब तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद जो नरेंद्र मोदी हैं वो अब वाराणसी में अपने संसदीय क्षेत्र में पहली बार जा रहे हैं। वीरेश पांडे हमारे साथ लाइव जुड़े हैं, इससे संदेश देने की भी कोशिश होगी। निश्चित रूप से 14 और 19 में जब वो जीते थे तो शपथ से पहले आए थे, इस बार शपथ के बाद आ रहे हैं और यहाँ पर वो सम्मान निधि देंगे खटाखट 20,000 करोड़, 9 करोड़ से ज्यादा किसानों को उनके सीधे खाते में, और साथ ही साथ लगभग 30,000 जो महिलाएं हैं जो स्वयं सहायता समूह की, उनको प्रमाण पत्र देंगे और अभिनंदन आभार सब प्रकट होगा यहाँ पर। इसीलिए वाराणसी को सजाया गया है, यानी प्रधानमंत्री आएंगे तो आभार तो व्यक्त करेंगे ही, उनका अभिनंदन भी जोर शोर से किया जाएगा। इसीलिए जो किसान मोर्चा है वो पगड़ी पहनकर किसानों को उनकी सभा यानी प्रधानमंत्री की सभा में 50,000 से ज्यादा किसानों को उपस्थित करने के लिए वो अपना जोर शोर लगाया हुआ है। साथ में किसान वहां उपलब्ध होंगे तो भगवा पगड़ी होगी और प्रधानमंत्री उन्हें खटाखट पैसे भी देंगे। तो ऐसे में प्रधानमंत्री का ये जीत के बाद वाराणसी आगमन काफी दिलचस्प है और लोगों का इंतजार भी है, क्योंकि इस बार मार्जिन भी कम हुआ है। लोगों के मन में एक कसक है। कसक इस बात की है कि इस प्रधानमंत्री को इतना कम मार्जिन से हमने क्यों जिताया। जो यहाँ के लोग हैं, पार्टी के नेता और कार्यकर्ता हैं, उनके मन के अंदर भी एक कसक है। तो किसी न किसी तरीके से प्रधानमंत्री उनका हौसला अफजाई करेंगे, क्योंकि आगे भी चुनाव है, यूपी विधानसभा का चुनाव है और भविष्य में बहुत सारे चुनाव है। इसलिए प्रधानमंत्री उन सभी को संबोधित भी करेंगे, उनसे मिलेंगे भी और बरेका जो गेस्ट हाउस है उसमें जो पार्टी के पदाधिकारी हैं, नेता हैं, उनके साथ वो मीटिंग भी करेंगे और उनसे कुछ गुरु मंत्र होगा वो उनको देंगे भी। और पूजा पाठ की पद्धति है, वो पिछली बार भी जब 14 में जीते थे तब भी उन्होंने बाबा विश्वनाथ का दर्शन किया था, 19 में जीते थे तब भी बाबा विश्वनाथ का दर्शन किया था, इस बार गंगा आरती में भी शामिल होंगे। लेकिन एसपीजी ने एक निर्देश दिया है यहाँ के प्रशासन को, वो सबसे महत्वपूर्ण है। उसने इस बार जो निर्देश दिया है कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा की आड़ में काशी वासियों को परेशान न किया जाए और ज्यादा से ज्यादा जो दर्शनार्थी हैं, काशीवासी हैं, वो दर्शन पूजन कर सके, सड़कों पर निकल सके। बैरिकेडिंग इतनी न कर दी जाए, घाटों को इतना सूना न कर दिया जाए, सड़कों को इतनी सूनी न कर दी जाए, इतना प्रतिबंध न लगा दिया जाए कि काशी के लोगों को यहाँ परेशानी हो। क्योंकि मैं आपको बताऊं कि जब प्रधानमंत्री का आगमन होता है या वीवीआईपीज के आगमन होते हैं तो प्रशासन कुछ ज्यादा ही अलर्ट होता है और उस अलर्टनेस की वजह है उसी की आड़ लेकर और अपने पे लोड ना पड़े, इसको बचाने के लिए वीरेश जो प्रशासन के लोग हैं वो आम लोगों का जीना जो है वो मुहाल कर देते हैं। कई बार ऐसा भी देखने को मिला है। तो रिपोर्ट पहुंची होगी तो अब की बार देखा गया होगा, क्योंकि जो नाराजगी है अब की बार वोटों में भी साफ साफ दिखी है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। सूत्रों के हवाले से एक बड़ी खबर है, बीजेपी ने स्पीकर पद के लिए सहयोगी दलों से बातचीत का जिम्मा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को दिया है। सूत्रों के मुताबिक डिप्टी स्पीकर की कुर्सी एनडीए के किसी सहयोगी दल को मिलेगी। ये बड़ी अपडेट हम आपको दे रहे हैं। राजनाथ सिंह को यह जिम्मेदारी दी गई है कि सहयोगी दलों से बात करेंगे राजनाथ सिंह, और यह भी कहा गया है कि बीजेपी का स्पीकर होगा। ये सूत्रों के हवाले से खबर है। जैनेन्द्र हमारे साथ लगातार बने हुए। जैनेन्द्र, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर को लेकर कांग्रेस की क्या रणनीति है, जरा ये बताइए। बिल्कुल, देखिए कांग्रेस की रणनीति जो है वो इंडिया गठबंधन के साथ साझी रणनीति है और सूत्रों से जो जानकारी मिली, अभी तक कोई आधिकारिक तौर पर तो नहीं बताया गया है कुछ भी, लेकिन सूत्रों का ये कहना है कि अगर सरकार डिप्टी स्पीकर पद विपक्ष को देने को तैयार हो जाए तो फिर स्पीकर के पद पर सरकार का जो उम्मीदवार होगा उसके लिए कांग्रेस राजी हो जाएगी। कांग्रेस के जो आला नेता हैं वो यही चाहते हैं कि स्पीकर पद पर कोई चुनाव ना हो, आम सहमति से स्पीकर चुना जाए, लेकिन उसकी शर्त यह है कि फिर डिप्टी स्पीकर भी आम सहमति से तय हो और वो विपक्ष का हो, जिसके लिए सरकार राजी हो। अगर इसके लिए सरकार राजी नहीं होती है तो फिर विपक्ष के अंदर ये चर्चा चल रही है कि फिर विपक्ष की तरफ से भी स्पीकर पद पर एक उम्मीदवार खड़ा किया जाए। आपने संजय राउत का बयान कल सुना होगा, उन्होंने कहा यदि टीडीपी की तरफ से लोकसभा अध्यक्ष का उम्मीदवार होगा तब तो हम समर्थन करेंगे, लेकिन बीजेपी से कोई उम्मीदवार होगा तो हम अपना उम्मीदवार दे सकते हैं। तो यही विपक्ष की फिलहाल ये रणनीति है कि सरकार की तरफ से कोई नाम आए और उस पर क्या सरकार विपक्ष को सहमति
लेने की कोशिश करती है और ऐसे में विपक्ष की तरफ से शर्त रखी जाएगी, बात नहीं बनी तो हो सकता है कि हम लोकसभा के अध्यक्ष के चुनाव देखें, विपक्ष की तरफ से भी कोई चेहरा सामने किया जाए। जी ठीक है, इस अहम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आपको बंगाल लिए चलते हैं, पश्चिम बंगाल, जहां चुनाव के बाद से ही प्रदेश में हिंसा को लेकर माहौल बहुत खराब है। बीजेपी के सैकड़ों कार्यकर्ता जान बचाने के लिए पार्टी दफ्तरों में शरण लिए हुए हैं। बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा के निर्देश पर पार्टी का एक जांच दल बंगाल के दौरे पर है। पार्टी के नेता कार्यकर्ताओं से बात कर रहे हैं और जानकारी ले रहे हैं। बीजेपी ममता बनर्जी पर निशाना साध रही है। पहली तस्वीर कोलकाता की है, जहां बीजेपी की टीम ने पार्टी कार्यकर्ताओं से रविवार की रात मुलाकात की। दूसरी तस्वीर है वर्धमान की, जहां बीजेपी के 50 से ज्यादा कार्यकर्ता डर से पार्टी दफ्तर में छिपे हुए हैं। ये दो तस्वीरें बता रही हैं कि पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद हालात क्या हैं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के निर्देश पर पार्टी के सांसदों की टीम पश्चिम बंगाल में हालात का जायजा लेने पहुंची है। इस टीम में त्रिपुरा के पूर्व सीएम विप्लव देब और पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद के अलावा ब्रिजलाल और कविता पाटीदार शामिल हैं। रविवार रात बीजेपी की फैक्ट फाइंडिंग टीम के सदस्यों ने कोलकाता में कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और उनके दर्द के बारे में जाना। हमने अभी चुनाव हिंसा में अपने सारे कार्यकर्ता समर्थकों की पीड़ा सुनी है। ममता जी, आपके राज्य में क्या हो रहा है कि लोग मतदान के बाद अपने घर नहीं जा सकते? हर चुनाव में ऐसा क्यों होता है? महिलाएं भी पीड़ित हैं, ओबीसी भी पीड़ित है, माइनॉरिटी पीड़ित है। ये कौन सी डेमोक्रेसी है? हर को अपने घर में जाने का अधिकार है। ये हर हिंदुस्तानी का फंडामेंटल राइट है। असल में चुनाव नतीजों के बाद से ही बंगाल के कई इलाकों में हिंसा का दौर चल रहा है। बीजेपी कार्यकर्ता डरकर पार्टी दफ्तरों में छिपे हुए हैं। अब पार्टी ने पूरी जानकारी जुटाने के बाद हाई कोर्ट में जाने की तैयारी कर ली है। लोकसभा चुनाव में पश्चिम बंगाल में टीएमसी को 29 सीटें मिली, जबकि बीजेपी 12 सीटों पर सिमट गई। कांग्रेस को सिर्फ 1 सीट मिली। 1 जून को आखिरी दौर के चुनाव के बाद से ही अलग अलग इलाकों में स्थिति तनावपूर्ण बताई जा रही है। वर्धमान में भी बीजेपी के दफ्तर में 50 से ज्यादा कार्यकर्ता जान बचाने के लिए छिपे हुए हैं। पूर्व सांसद दिलीप घोष ने कल इनसे मुलाकात की। बीजेपी की केंद्रीय फैक्ट फाइंडिंग टीम के सदस्य आज कूच बिहार के दौरे पर हैं। उन्होंने वो शपथ लिया है जो मैं राज्य को रक्षा करूंगी और राज्य के दल मत निर्विशेष में धर्म के ऊपर उठ के मैं सबको रक्षा करूंगी। ऐसा उन्होंने मुख्यमंत्री के नाते हमारे पार्टी ऑफिस के साथ जो हमारे व्यवस्था रखा हुआ है कलकत्ता सिटी में, वहाँ ठहरे हुए हैं। आज ईद के दिन में अपने घर में नहीं जा पा रहे। ये आपका ये राज्य का हालत है। दार्जिलिंग के सांसद राजू बिष्टा मांग कर रहे हैं कि बंगाल को बचाने के लिए केंद्र को हस्तक्षेप करना चाहिए। डराना, धमकाना और जो है लोगों को आतंक करना, ये टीएमसी का मॉडल बन चुका है और इस मॉडल के चलते टीएमसी का मनोबल और बढ़ा है। सरकार बार बार जो है बदमाशी कर रही है, आतंक फैला रही है और लोगों को तंग कर रही, तो ऐसे सरकार को रहने देना ही क्यों चाहिए? हम सब का गार्जियन है। भारत सरकार को, राष्ट्रपति को इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए। आखिर ये चल क्या रहा है? राज्य में हिंसा रोकने के लिए केंद्रीय बलों की 400 से ज्यादा कंपनियां पहले से ही तैनात हैं। और अब आपको सीधे ले चलूंगा अपनी सहयोगी मनोज्ञा लोईवाल के पास। मनोज्ञा, बंगाल की सियासत में क्या चल रहा है? देखिए, विशेष एसआईटी का गठन बीजेपी के द्वारा किया गया है, जिसमें 5 सदस्यीय टीम अग्निमित्रा पॉल जो स्थानीय विधायक हैं बंगाल से, बिप्लब देब जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं और वर्तमान में सांसद हैं त्रिपुरा से, रविशंकर प्रसाद पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं और उनके साथ 2 और व्यक्ति, करीब 5 लोगों की टीम जगह जगह जाएगी और आज और कल लगातार ये फैक्ट फाइंडिंग टीम विभिन्न जिलों में जाएगी। बीजेपी का दावा है कि करीब 3 से 4 हजार ऐसे मामले हैं जहां पोस्ट पोल वायलेंस के आधार पर उन्हें एफआईआर या तो ली नहीं गई है या फिर सरकार द्वारा कोई एक्शन नहीं किया गया है और आरोप सीधा तृणमूल कांग्रेस पर लगे हैं क्योंकि वही पार्टी सत्ता में है।
इस बार जिस तरह से प्रदर्शन हुआ है लोकसभा में बीजेपी के खराब प्रदर्शन के बाद लगातार ये खबरें आ रही हैं कि विभिन्न जिलों में अलग अलग जगह पर बीजेपी के कार्यकर्ताओं को या तो मारा जा रहा है या परेशान किया जा रहा है या फिर उनसे किसी न किसी तरह की धमकियां दी जा रही हैं। बीजेपी का हालांकि दावा है कि ये फैक्ट फाइंडिंग की टीम के आधार पर ही आने वाले दिनों में बीजेपी की रणनीति तय होगी। आपको पहली बात बता दें कि कूच बिहार में आज जब टीम जगह जगह गई है तो उसमें पार्टी ऑफिस गई है जहां पर करीब 300 लोगों से मुलाकात की गई है और 300 लोगों से ज़्यादा मुलाकात के बाद अस्पताल में कई लोग हैं जिनसे मुलाकात की गई है। जो अस्पताल में एडमिट हैं ये वो लोग हैं जो बात करने को सामने आने को तैयार हैं, लेकिन ऐसे भी कई लोग हैं जो या तो बात करने को तैयार नहीं है या फिर सामने आने को तैयार नहीं है। और जिस तरह से प्रशासन से मदद कभी नहीं मिलती है, जो भी विपक्ष की पार्टी होती है, उस आधार पर ये मानना है कि बीजेपी का फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ये बताएगी कि वो क्या तरीके हैं जिसकी कारण या फिर जिनके आधार पर बीजेपी के कार्यकर्ताओं का कम से कम मनोबल सुदृढ़ रखा जा सके। बंगाल में रक्त रंजित राजनीति कोई नई बात नहीं है। ये पहला मौका नहीं है जब चुनाव के दौरान या चुनाव के बाद इस तरह की हिंसा नहीं हुई हो। पिछले 2 दशकों में जितने भी चुनाव कवर किए हैं उनमें लगभग हर एक में चुनाव के दौरान, चुनाव के पहले और चुनाव के बाद तो उससे भी ज़्यादा हिंसा की तस्वीरें सामने आती हैं। अंतर सिर्फ ये है कि पहले कैमरे थोड़े कम थे, अब कैमरे थोड़े ज़्यादा हैं, इसलिए तस्वीरें भी सामने आने लग गई हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात की जो आरोप लगे हैं उसको पूरी तरह से तृणमूल कांग्रेस ने तो खंडन किया है। उसका कहना है कि राज्य में हर तरह की प्रशासनिक व्यवस्था की गई है और जो भी गतिविधियां या फिर घटनाएं हो रही हैं उनके पीछे बीजेपी है। पर आपको ये बता दें कि ये एसआईटी की रिपोर्ट बहुत महत्वपूर्ण होगी क्योंकि आज कूच बिहार और उत्तर बंगाल के विभिन्न स्थानों पर गई है और कल दक्षिण बंगाल में संदेशखाली और बाकी सारे इलाकों में जहां पर पिछले 1 वर्ष में लगातार हो रही हिंसा ने देश को भी सोचने पर मजबूर कर दिया। ठीक है मनोज्ञा, इस जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं। जब 4 जून को देश में आम चुनाव के नतीजे आए थे तो विपक्ष हार के बाद भी सबसे ज्यादा खुश था, लेकिन 2014-2019 के बाद यह पहला ऐसा मौका था जब विपक्ष ने शानदार प्रदर्शन कर सत्ताधारी दल को सीधी चुनौती दी। इस बीच ईवीएम के विरोध को लेकर कोई आवाज नहीं उठी, लेकिन अब एक बार फिर ईवीएम पर सियासत जिंदा हो गई है। आज देश में विचारधारा की लड़ाई है। एक तरफ नफरत, हिंसा और दूसरी तरफ मोहब्बत, भाईचारा। देश पूरे विश्वास से कह रहा है, बच्चा बच्चा कह रहा है, गांव भी कह रहा है, शहर भी कह रहा है, अब की बार एनडीए सरकार 400 पार। भारतीय जनता पार्टी को सीट मिली है 240 सीट, उतना कांग्रेस का 3 चुनाव का भी अगर काउंट करें तो लोग नहीं पहुंचते हैं। और आज वो लोग बड़ी बड़ी बात करेंगे तो ये ठीक नहीं है। 2024 का आम चुनाव खत्म हो गया, नतीजे आ गए। एनडीए ने पूर्ण बहुमत से सरकार बना ली। नरेंद्र मोदी ने बतौर प्रधानमंत्री तीसरी बार शपथ ले ली। लेकिन नतीजों के ठीक 13 दिन बाद एक बार फिर ईवीएम पर सियासी तनाव चरम पर है। 7 समंदर पार से ईवीएम पर शुरू हुई रात ने फिर से सियासी रंग लेना शुरू कर दिया। एलन मस्क के एक ट्वीट से भारत का राजनीतिक बाजार गर्म हुआ। ईवीएम पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच फिर से भौहें तनने लगी। ईवीएम को जहां राहुल गांधी ने ब्लैक बॉक्स बताया तो अखिलेश ने ट्वीट के जरिए चुनाव में ईवीएम के इस्तेमाल को फिर से बंद करने की नसीहत दे डाली। ईवीएम को लेकर सबसे ज्यादा शोर महाराष्ट्र में मचा हुआ है। दरअसल शिवसेना शिंदे गुट के सांसद रविंद्र वाइकर के रिश्तेदार मंगेश पांडिलकर पर यह आरोप है कि 4 जून यानी कि नतीजों के दिन मंगेश पांडिलकर काउंटिंग सेंटर में जाकर मोबाइल फोन का इस्तेमाल करते हुए ईवीएम अनलॉक करते हैं और नतीजों को प्रभावित करते हैं। क्योंकि महाराष्ट्र में अगले कुछ ही महीनों में विधानसभा के चुनाव होने हैं, इसीलिए ईवीएम को मुद्दा बनाकर महाविकास आघाड़ी राज्य में सियासी माहौल तैयार करना चाहता है। महाविकास आघाड़ी की जीत हो गई, उधर ईवीएम मशीन सही है, और जब हार हो गई तो ईवीएम मशीन के ऊपर ऑब्जेक्शन लेना, ये तो कौन सी हरकत है? अभी राहुल गांधी तो 2 जगह से जीते हैं, तो ईवीएम मशीन उधर बराबर थी, उधर बराबर थी, तो उन्होंने कहना चाहिए ईवीएम मशीन सब जगह खराब थी,
मैं इस्तीफा देके फिर से चुनाव लड़ता हूँ। ये शिंदे कौन है? शिंदे एलन मस्क का बाप है क्या? उनको क्या पता है? पैसे की बात करो, मैंने कितना पैसा बांटा है चुनाव जीतने के लिए। जिस अखबार ने ये खबर छापी और जिसकी वजह से पूरे देश में ये फेक नैरेटिव सेट किया गया, उस अखबार ने आज माफी मांग ली है या क्लैरिफिकेशन दिया है। उस अखबार की जो झूठी खबर थी, उस खबर के आधार पर, उस खबर को उठा करके देश भर के नेताओं ने जिस प्रकार से ट्वीट किए और बयान जारी किए, स्टेटमेंट दिए, हमारी पहली मांग यह है कि उन सारे नेताओं को माफी मांगनी चाहिए। मुंबई में ईवीएम को लेकर विवाद बढ़ा तो चुनाव आयोग भी सामने आया और एकदम साफ लहजे में आरोपों का खंडन कर दिया। इलेक्शन डिपार्टमेंट की तरफ से हमें ये कहना है कि ईवीएम के लिए कोई अनलॉकिंग के लिए ओटीपी नहीं आता है। ईवीएम ये एक स्टैंड अलोन डिवाइस है, उसमें कोई वायर्ड और वायरलेस कम्युनिकेशन का कोई प्रोविजन है ही नहीं। सो जो न्यूज है वो गलत न्यूज है और किसी भी आधारहीन न्यूज है। आपको याद होगा कुछ दिन पहले जब प्रधानमंत्री मोदी ने संसद के सेंट्रल हॉल में 70 मिनट का भाषण दिया था, उस दौरान पीएम ने ईवीएम को लेकर विपक्ष पर जबरदस्त तंज कसा था। 4 जून के नतीजे चल रहे थे तो मैंने किसी को पूछा, यार ये तो ठीक है आंकड़े वांकड़े, तो मुझे ये बताओ कि ईवीएम जिंदा है कि मर गया? ये लोग तय करके बैठे थे कि भारत के लोकतंत्र और लोकतंत्र की प्रक्रिया के प्रति विश्वास ही लोगों का उठ जाए, और लगातार ईवीएम को गाली देना। और मुझे तो लगता था कि शायद इस बार वो ईवीएम की अर्थी का जुलूस निकालेंगे, लेकिन 4 जून शाम आते आते उनको ताले लग गए, ईवीएम ने उनको चुप कर दिया। इधर कांग्रेस नेता उदयराज तो एक कदम आगे निकल गए। एलन मस्क को दुनिया का सबसे बड़ा टेक्नोक्रेट बता दिया। एलन मस्क को पता है इस बात का कि धरती से लाखों किलोमीटर दूर सैटेलाइट को कंट्रोल किया जाता है। वो सैटेलाइट भी तो एलोन होती है, तो इनको क्या मालूम, उनके सामने तो बच्चे हैं ये सब। और ईवीएम से चुनाव में घपला हो रहा है, अभी ईवीएम हटाया जाना चाहिए। कांग्रेस के आरोपों का बीजेपी के नेता और मंत्री भी चुन चुन कर जवाब दे रहे हैं। चट भी मेरी पट भी मेरी नहीं चलने वाली। आप जीते तो ईवीएम हीरो और आप हारे तो ईवीएम जीरो। ये नीति कांग्रेस की जान चुकी है और इसलिए देश की जनता ने तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार पूर्ण बहुमत के साथ बनाई है। कुल मिलाकर ईवीएम एक बार फिर राजनीति के केंद्र बिंदु में है। ईवीएम पर यह सियासी संग्राम कब और कहां जाकर थमेगा, ये कहना मुश्किल है। लेकिन आरोपों के बीच असली परीक्षा चुनाव आयोग की भी है, जो हर चुनाव के बाद विपक्षी नेताओं के निशाने पर होता है। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में एक बड़ा रेल हादसा हुआ। हादसे में जहां 9 लोगों की मौत हो गई, वो काल के गाल में समा गए, वहीं कई यात्री अब भी अस्पताल में मौत और जिंदगी के बीच संघर्ष कर रहे हैं। हादसे के बाद सियासत फुल है, आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं। सवाल तो उस कवच सिस्टम पर भी उठ रहे हैं जिसे बड़े जोर शोर से प्रचारित किया गया था। जब ये घटना घटी तब टाइम हो रहा था अप्रॉक्स 8:35 मॉर्निंग। कंचनजंगा एक्सप्रेस है, ये पीछे यहाँ पे खड़ा था और पीछे से एक मालगाड़ी आके उसको ठोक दिया। यहाँ का जो लोकल पब्लिक है बहुत हेल्प की है। पैसेंजर के ऊपर चढ़ी मालगाड़ी पटरी से उतरी बोगियां, ट्रेन में फंसे यात्री, हर तरफ चीख पुकार। हादसे की ये तस्वीरें बताने के लिए काफी है कि 2 ट्रेनों के बीच की ये टक्कर कितनी भीषण हुई होगी। सोमवार की सुबह
जब देश ने आंखें खोली तो दार्जिलिंग की तस्वीरों को देखकर हर किसी का दिल दहल उठा। दरअसल अगरतला से सियालदा जा रही कंचनजंगा एक्सप्रेस को पीछे से एक मालगाड़ी ने टक्कर मार दी, जिसमें कई लोगों की मौत हो गई। हादसा इतना भयानक था कि ट्रेन के परखच्चे उड़ गए, ट्रेन की कई बोगियां तहस नहस हो गई। जो यात्री जहां था वहीं फंस गया। राहत बचाव का काम जब तक शुरू हो पाता तब तक कई यात्री फंसी बोगियों में ही दम तोड़ चुके थे। अधिकारियों का कहना है कि ट्रेन के लोको पायलट ने सिग्नल को नजरअंदाज कर दिया और भयानक हादसा हो गया। हादसे में मौतों का आंकड़ा बढ़ सकता है। घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। ये आज सुबह ये हादसा हुआ है। कंचनजंगा ट्रेन जो कि अगरतला से सियालदा जा रही थी, उसका एक्सीडेंट हुआ है रियर एंड से। एक गुड्स ट्रेन ने पीछे से सिग्नल को डिसरिगार्ड करके आके उसको हिट किया है। उसकी वजह से जो सबसे पीछे का गार्ड का डिब्बा था वो बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है। रेलवे के ADRM और एरिया ऑफिसर अपनी टीम्स के साथ वहाँ तुरंत पहुँच गए। स्टेट और डिस्ट्रिक्ट के एडमिनिस्ट्रेशन भी आ गया और NDRF, आर्मी, एवरीबडी सब कोई वहाँ पर पहुँच गए हैं घटनास्थल पर रेस्क्यू के लिए। तो सारा रेस्क्यू कंप्लीट हो गया है। अनफॉर्चुनेटली ये खबर है कि करीब 5 लोगों की जानें गई हैं। The preliminary information which we have is कि Kanchenjunga was hit from the rear by a goods train, and why it happened is a question which will only be available after the detailed investigation is completed, but this is what we have, the preliminary information of how the accident happened. दार्जिलिंग में ट्रेन हादसा हुआ और गूंज दिल्ली तक सुनाई दी। विपक्ष ने सरकार को घेरना शुरू कर दिया और पूछा, रेल मंत्री नैतिकता के आधार पर आखिर इस्तीफा कब तक देंगे? एक जमाना था जब रेल मंत्री इस्तीफा दे दिया करते थे। आज क्योंकि वो घटनास्थल पे जा रहे हैं, उसके लिए भी आप लोग तारीफ कर रहे हैं और वो भी तारीफ बटोरना चाहते हैं। इस तरह से रेल मंत्रालय या कोई भी मंत्रालय या सरकार नहीं चलती। आपको जिम्मेदारी लेनी पड़ती है, आपको जवाबदेही स्थापित करनी पड़ती है कि साहब ये दुर्घटना की जवाबदेही ये है। और लगातार दुर्घटनाएं हो रही हैं। कोरमंडल एक्सप्रेस अभी भूले थोड़े हैं लोग। के बाद एक इतनी दुर्घटनाएं हुई हैं, किसी ने जिम्मेदारी ली है। अब रील बना बना के आप रेल मंत्री बन रहे हैं, तो आप रेल मंत्री नहीं, आप रेल मंत्री हैं। पहले तो उन्हें ये याद दिलाया जाए। ये रेल मंत्रालय बढ़े हुए बोझ को संभाल नहीं पा रहा है। रेल मंत्री जी, नैतिकता के नाते इस्तीफा दो। सच्चाई तो ये है कि आपके रेल विभाग के महकमे के चलते हुए उनकी लापरवाही से, उनकी गैर जिम्मेदाराना ढंग से जिस तरह चलाया जा रहा है, उसका नतीजा है। प्रश्न ये है कि नैतिक दायित्व लेगा कौन इन रेल दुर्घटनाओं का? क्या रेल मंत्री जी लेंगे? क्या प्रधानमंत्री जी लेंगे? मेरा प्रधानमंत्री जी और रेल मंत्री जी से दोनों से गुजारिश है कि रेल दुर्घटनाएं और रेल की पूरी व्यवस्था चौपट हो गई है, चरमरा गई है। एक इंस्टीट्यूशन पूरे का पूरा खतरे में है। आपसे निवेदन है कि अपनी नैतिक जिम्मेदारी लीजिए और अपने पद से तुरंत इस्तीफा दीजिए। इधर विपक्ष के आरोपों के बीच रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव खुद घटनास्थल पर पहुंचे, हालात का जायजा लिया और हादसे में घायल यात्रियों से मुलाकात भी की। हालांकि अब सवाल ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम पर भी उठ रहे हैं, जिसे आम बोलचाल की भाषा में कवच कहा जाता है। कवच ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम है, जिसे रेलवे ने RDSO की मदद से डेवलप किया है। साल 2012 में कवच पर काम शुरू हुआ। इसमें इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और सेंसर होते हैं। ट्रेन, ट्रैक, रेलवे सिग्नल स्टेशन पर इसे लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर इंस्टॉल किया जाता है। यह सिस्टम दूसरे कंपोनेंट से अल्ट्रा हाई रेडियो फ्रिक्वेंसी के जरिए कम्युनिकेट करता है। अगर कोई लोको पायलट किसी सिग्नल को तोड़ता है तो कवच एक्टिवेट हो जाता है। लेकिन लाख टके का सवाल यही है कि आखिर कवच कैसे फेल हो गया, क्योंकि अगर ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम सही से काम कर रहा होता तो आज ये दर्दनाक हादसा न होता। ABP न्यूज को जो जानकारी मिली उसके मुताबिक ट्रेन और स्टेशन में कहीं भी कवच इंस्टॉल हुआ ही नहीं था। बहरहाल ट्रेन हादसे में मरने वालों का आंकड़ा और बढ़ सकता है। हादसे में जान गंवाने वाले यात्रियों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए, गंभीर रूप से घायलों को 2.5 लाख रुपए, तो मामूली रूप से घायल होने वालों को 50-50 हजार रुपए की सहायता राशि देने का ऐलान हुआ है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से भी मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए का मुआवजा देने की घोषणा की गई।